हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। टेक अ लुक एट मैप्स 1 एंड मैप 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 17th-20th century by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are of the same area. In Al-Idrisi map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic, and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh, spelt in the map as Kannauj. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल-इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल-इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के बाद लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरों देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मैप 1 मानचित्र 1 is section of the world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century, showing the Indian subcontinent from land to sea. 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल-इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। कार्टोग्राफर मानचित्रकार, अ पर्सन हु मेक्स मैप, जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है। मैप 2 मानचित्र 2 द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century, एटलस नोव्यू ऑफ गिलाम दी लिस्ले। 18वीं सदी के आरंभ में गिलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in the variety of languages which have changed considerably over the years.
Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over time. अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं अभी भी समय के साथ साथ बहुत ही बदल गई हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. When the term was used in the 13th century by Minhaj-i-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babar used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way of the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the India of the geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द की लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि आमिर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi, a city dweller, therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो।
मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यहीं तक इस वीडियो में चैप्टर रखते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।